ये इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड पार्ट है। इसमें मैं आपको चौसर के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको नॉर्मन्स के बारे में बताया था। इस पे जो लिखा है आप इसे पढ़ लेना। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मीनिंग है, प्राचीन मध्यकालीन समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था। यहाँ वंशवादी शिष्ट, अरिस्टोक्रेसी, चर्च और सामान्य जनसाधारण जनता शामिल थी। लेकिन 14वीं सदी तक समाज धनात्मक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से तेजी से बदल रहा था। एक बढ़ते हुए और समृद्ध मध्य वर्ग धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जो पारंपरिक वर्ग सीमाओं को संकुचित कर रहा था। यही मध्य वर्ग था जिसमें चौसर जन्म लेते हैं। चौसर का जीवन और काम विशेष रूप से कैंटरबरी की कहानियों को इन प्रकारों से गहराई से प्रभावित किया गया। जेफरी चौसर एक समृद्ध शराब व्यापारी के पुत्र थे और लंदन के विंट्री के वाणिज्यिक वातावरण में अपना बचपन बिताया, जहां फ्रांस और स्पेन से वाइन लाई जाती थी। जीवन के बाद में उन्होंने एडवर्ड राजा के व्यक्तिगत घराने के सदस्य के रूप में काम किया 1367 में, और स्पेन 1366, फ्रांस 1368 और इटली 1372 को यात्रा के कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इन सनों में इन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा चौसर ने युवा वय में कई अन्य कार्य किए। हालांकि हमें उन्हें एक कवि के रूप में सबसे अधिक जाना जा सकता है। चौसर को इंग्लिश कविता के पिता के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनके कामों के साथ असली अर्थ में अंग्रेजी कविता फूली थी। हालांकि विलियम लैंगलैंड अपनी पियर्स प्लॉमेन और रिचर्ड द रिडलेस अधूरा के लिए अधिक जाने जाते थे, जबकि जॉन गोवर ने कॉन्फेसियो अमांटिस एक औपचारिक रोमांस लिखी थी। विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर को इस इकाई के बाद में लिया जाएगा। पहला व्यक्ति जो अब वेस्टमिंस्टर एबी में जाने जाने वाले कवि कॉर्नर में दफन किया गया। अब हम यहाँ पे चौसर के प्रभाव के बारे में जानेंगे। चौसर अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन में लिखते थे, क्योंकि उन्हें तीनों भाषाओं में परिपूर्ण ज्ञान था। यह चौसर के बचपन के दिनों का परिणाम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लंदन के विंट्री में अपने बचपन के दिनों को बिताया, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ खुले मिजाज से मिले। कई भाषाओं की बोली जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस और इटली जैसे देशों में विभिन्न कूटनीतिक मशीनों पर जाकर लातीनी शिक्षा भी प्राप्त की थी। चौसर, जैसे कि शेक्सपियर, विभिन्न स्रोतों से अत्यधिक प्रचुरता से उधार लेते थे, लेकिन दोनों साहित्यिक महान व्यक्तियों की यह क्षमता थी कि वे चीज़ों को अपना बना लेते थे, इतना ताकि जो कुछ भी वे उधार लेते थे वह उनका खुद का हो जाता था। कैंटरबरी की कहानियों के माध्यम से चौसर को अधिकतर प्रमुखता मिली है। कैंटरबरी की कहानियाँ हमें एक गुरुकुल के लिए जाते हैं, जिसमें एक चौसर भी है। ये गुरुकुल एक पवित्र शहीद थॉमस ए बेकेट की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कैंटरबरी केंट में रास्ते में इन यात्रियों ने एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने का निर्णय किया, ताकि उन्हें थका मना नहीं हो। चौसर बुद्धिमानी से अपने यात्रियों को विभिन्न समाज के विभागों से उठा लेते हैं, जिससे मध्यकालीन समाज का अधिक पूर्ण और संपूर्ण चित्र मिलता है। कैंटरबरी के कहानियों में निम्नलिखित पात्र है। पहला, युद्ध वर्ग। इसे एक सिपाही के साथ उसके पुत्र, स्क्वायर और योमेन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।
दूसरा है उदार पेशेवरों के प्रतिनिधि, चिकित्सा के डॉक्टर, कानून के एक व्यक्ति, ऑक्सफोर्ड के एक क्लर्क और कवि स्वयं थे। तीसरा है कृषि वर्ग, इसे एक प्लोमेन, एक मिलर, एक रीव और फ्रैंकलिन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। व्यापार वर्ग, चौथा है व्यापार वर्ग, इसमें एक व्यापारी और एक जलयात्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। पांचवा है कला और शिल्प, एक वाइफ ऑफ बाथ, एक हेबर डेसर, एक कारपेंटर, एक वेबे या बुनाई, एक डायर और एक टेपिसर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। छठा है धार्मिक पादरी, एक अच्छे पादरी, एक धार्मिक सीधे अदालत का समनर और एक कैनन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। भोजन, सातवां है भोजन व्यवसायी, म्युनिसिपल, एक कुक और टेबार्ड इन के मेजबान द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। और लास्ट है संगठित आदेश, धनी बेनेडिक्टिन मंक, एक प्रायरेस, उनके चैपलिन नन, एक मेंडिकेंट फ्रायर और एक पार्टनर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। चौसर करीब 14वीं सदी के एक महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने कविता को सिर्फ अपने व्यक्तिगत भावनाओं का एक अभिव्यक्ति नहीं बनाया, बल्कि वे कविता को एक मानव और आचारों का अध्ययन का एक यातायात बनाते थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने युग की एक वास्तविक वर्णनी भी प्रस्तुत की। चौसर इन विविध पात्रों के माध्यम से बोलते हैं। उनकी कविता में भेदभाव, आदतें, मानसिक और शारीरिक गुण, एक विशेष व्यवसाय की दिनचर्या आदि का विवरण होता है, जिससे उनके युग का एक वास्तविक चित्र बनता है। चौसर का दृष्टिकोण अधिक वस्तुनिष्ठ है। वह अपने आप को मिटा देते हैं और अधिक एक व्याख्याता और अपने युग के एक वार्तालापक के रूप में बनते हैं। अन्य समकालीन लेखकों के बारे में 14वीं सदी में चौथे लेखक चौसर थे, लेकिन उस युग में कई अन्य महत्वपूर्ण लेखक भी थे जिन्होंने पहली अंग्रेजी साहित्य के लेखन में योगदान किया। मुख्यतः जॉन विक्लिफ एक धार्मिक सुधारक थे। उनके द्वारा की गई बाइबिल का अनुवाद उनके प्रसिद्ध काम में से एक है। उनके बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी की गणना के लिए मौलिक कामों में से एक माना जाता है। विलियम लैंगलैंड को सम्मान दिया जाता है कि वह पियर्स प्लाउमेन के एकमात्र लेखक थे जो अंग्रेजी मध्यकालीन कामों में सबसे महान माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कविता विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई है। उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल कविता से ही कुछ संकेत है। गावर एक कवि थे और चौसर के दोस्त भी थे। उनका सबसे प्रसिद्ध काम कन्फेशियो अमांतिस है, जो एक इंग्लिश में एलेगोरिकल रोमांस है। अंग्रेजी के अलावा उन्होंने फ्रेंच में भी लिखा। चरित्रण एक किरदार को बनाने और विकसित करने का कार्य है। जब लेखक किसी किरदार की गुणधर्मों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है तो वह सीधा चरित्रण का उपयोग करता है। परोक्ष चरित्रण उस समय होता है जब लेखक किसी अन्य तरीके से किरदार का वर्णन करता है। परोक्ष चरित्रण का उपयोग करते समय लेखक पाठक पर भरोसा करता है कि वह पाठक किरदार की गुणधर्मों को दिए गए संकेतों से समझेगा। युगल यह एक ऐसे शब्दों का समूह है जो एक समान गुणमान वाले पंक्तियों में लिखे जाते हैं। यहाँ पे एल्गिरो की कविता की कुछ पंक्तियाँ उठाई गई है जिनके कवि जॉन मिल्टन थे। इसमें कवि अपने भोजन को खुशियों से भरा दिखाते हैं और भोजन के द्वारा आनंद का सूचक मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि यदि वे इस आनंद को मान्यता दे
तो वह आनंद के समूह में शामिल होंगे जहाँ वे उन्हें और उनकी प्रेमिका के साथ मनोरंजन में स्वतंत्रता से जी सकेंगे, बिना किसी निंदा के। अगला है पंचतंत्र की कहानी। एक संक्षिप्त कहानी है जो साधारणतः जानवरों के किरदारों के साथ एक सीख या मोरल सिखाती है। फिर अगला है प्रतिरूप। एक किरदार है जो किसी अन्य किरदार के साथ विपरीतता प्रदान करता है, जिससे दूसरे किरदार का प्रभाव अधिक तेज होता है। उदाहरण के रूप में बैंक्वे और डंकन अम्बिशस और तानाशाह मैकबेथ के लिए प्रतिरूप के रूप में कार्य करते हैं। अगला है महान युगल। एक ऐसा राइम किया जोड़ा है जिसमें 2 आयामिक पेंटामीटर की पंक्तियाँ होती है। न्यूक्लासिकल काल के दौरान लोकप्रिय महान युगल अक्सर एक बंद युगल भी होता था, जिसमें इसका अर्थ और व्याकरण 2 पंक्तियों के भीतर पूरा होता था। अगला है रूपक। एक भाषा का चिन्ह है जिसमें एक वस्तु को किसी और वस्तु के रूप में कहा जाता है। इस असमान चीज़ की पहचान के माध्यम से तुलना का सुझाव दिया जाता है या अंतर्निहित किया जाता है। उदाहरण के रूप में मौत, वह लंबी नींद। अगला है हास्यवीर काव्य। एक ऐसी कविता है जो गंभीर वीर रूप में एक तुच्छ विषय के बारे में है। उदाहरण के रूप में कैंटरबरी की कहानियों में नंस पृष्ठ की कथा। अगला है कथावाचन। कथावाचन एक कहानी बताने की लेखन शैली है। किसी कहानी को बताने के क्रिया को भी कथावाचन कहा जाता है। कहानी या एक कथाकार द्वारा बताई जाती है। कथावाचन वाणिज्य के प्रमुख रूपों में से एक है और बहुत से रूपों में प्रकट होती है। जीवनी, स्वतंत्र जीवनी, जर्नल रिपोर्ट, उपन्यास, किस्से, पंचतंत्र कहानियाँ, नाटक और बहुत कुछ सभी कथावाचन है। अगला है राइम रॉयल। इसमें 7 पंक्तियाँ होती है जो आमतौर पर आयामिक पेंटामीटर में होती है। राइम स्कीम A B B C C होती है। यह बहुत सारी विविधता को संभव बनाता है, खासकर जब इस फॉर्म का उपयोग लंबे कथात्मक कविताओं के लिए किया जाता है और इसके साथ यह लेट मिडिल एज में मुख्य कथात्मक मीटर था। चौसर ने अपनी कविताओं में राइम रॉयल का पहला उपयोग किया था, जैसे ट्रोइलस और क्रेसिड, फॉर्मेट ऑफ फाउल्स और कैंटरबरी टेल्स। अगला है सिमिली एक भाषा और वाक्य शैली है जो 2 असमान चीज़ों की तुलना करती है, जिसमें जैसे या जैसे मुख्य शब्दों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने एक कवि थे रॉबर्ट बर्न्स, उनकी कविता की एक पंक्ति उठाई है जिस पे लिखा है, ओ मेरा प्यार एक लाल लाल गुलाब की तरह है। यहाँ पे यह चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे आपने क्या क्या सीखा, मतलब इसका सारांश। इस पाठ में आपने एंग्लो सैक्सन, उनके महत्वपूर्ण काम और लेखकों और उनकी लेखन की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि नॉर्मैन्स कैसे आए और उन्होंने फ्रांसीसी जीवन कैसे लाए। उनके आने के साथ ही ब्रिटेन की भाषा और साहित्य में एक परिवर्तन हुआ। इस पाठ ने भी नॉर्मैन्स लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताओं, कुछ महत्वपूर्ण नॉर्मैन्स लेखकों और उनके कामों का विवरण किया। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसे देखिए, समझिए। तब तक मैं अगला चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी कुछ दिनों में। धन्यवाद।